इससे खूबसूरत पल और क्या हो सकता है कि हम महाभारत में एक परिवार की तरह से रहते थे। हम लोग भारत में मिले, उसके बाद फिर महाभारत में मिले। जो लैंडमार्क है हमारे कैरियर का वो महाभारत है। हमारी जो पहचान बनी वो महाभारत से बनी। शॉट शुरू हुआ और जब सब दौड़े एक साथ तो इतनी धूल हो गई थी, इतनी धूल हो गई थी कि रवि जी अपने कैमरे में बैठ के भीम को ढूंढ रहे थे। भीम उनको दिख नहीं रहा था, बाकी सबके रथ आते हुए दिख रहे थे, लेकिन भीम का रथ नहीं मिल रहा था। वो बाद में जब धूल सबसाइड हुई 5 मिनट के बाद तो देखा कि वो उनका रथ जो हंसी आ रही है मुझे बताते हुए, वो हाथी के पीछे घुस गया था। विदुर जो थे ना हमारे वीरेंद्र आजान साहब, वो बहुत ही सीरियस एक्टर थे, एनएसडी से ट्रेनिंग करके आए थे। तो वो और भीम जब आपस में बैठ जाते थे, एक तो सुपर इंटेलिजेंट, एक पहलवान आदमी, तो दोनों की जो बातें होती थी वो अद्भुत होती थी। एक दिन मैं बैठा था बाजू में, तो विदुर उसको बोल रहा था, प्रवीण जी आपको पता नहीं है, आई एम द ओनली ट्रेन्ड एक्टर इन महाभारत। तो प्रवीण ने जवाब दिया, यस यू आर द ओनली ट्रेन्ड एक्टर बिकॉज तू ही ट्रेन से आता जाता है। गांधारी वहां खड़ी थी, उन्होंने तो आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। पहले मैं जाता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा मैं था, तो मैं बैठ के घुटने के बल आशीर्वाद देता हूँ, माता श्री प्रणाम। तो वो कहती है आयुष्मान भव। उसके बाद भीम जी आते हैं। भीम जी 6 फुट 7 इंच थे, तो उनका मुकुट अटक जाता, और वो 8 फुट हो गए थे। तो वो बार बार आते थे, बैठते थे, और वो कैमरे में कट हो जाते थे। तो बार बार वो आते थे, प्रणाम माता श्री। वो कहती थी आयुष्मान भव। तो जब 24वीं बार आए, मैं गया तो मैं बैठा, तो मैंने आशीर्वाद दिया, मैं साइड में हो गया। तो फिर भीम जी आए, भीम जी फिर कट हो गया। जो हमारे भीम जी हैं वो रवि चोपड़ा को बोलते हैं, रवि जी एक बात बताओ, ये आशीर्वाद बांट रही है कि गुलकंद बांट रही है? जब भी आता हूँ आयुष्मान भव आयुष्मान भव है कि ये है। जो पीढ़ी 80 के दशक में महाभारत नहीं देख पाई थी, उसने कोरोना काल में महाभारत को देखा, और आज इसी आइकॉनिक महाभारत के अनसुने किस्से सुनेंगे हम। और इसके लिए खुद हमारे साथ मौजूद है महाभारत के युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान जी, और गुरु द्रोणाचार्य यानी सुरेंद्र पाल जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस अनसुने किस्से का सफ़र। तो सर, सबसे पहला सवाल आप दोनों से मेरा ये रहेगा कि पहली मुलाकात जब आप दोनों की एक दूसरे से हुई तो वो कैसी थी, और एक एक करके जानना चाहूंगी कि पहला इंप्रेशन जो पड़ता है इंसान का वो कैसा था। महाभारत के टाइम पे जब ये लोग से मुलाकात हुई थी मेरी, तो गजेंद्र को मैं पहले से जानता था, और गजेंद्र ने मेरे साथ थिएटर भी किया हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी उसको देख के, बहुत ही खुश हुआ था। मैंने कहा चलो कोई तो अपना भाई जैसा हमें मिला यहाँ पे। और अर्जुन ने भी मुझसे उससे पहले मेरे साथ काम किया था, और उससे भी मुझे 2 लोग तो कम से कम ऐसे थे जो मेरे बड़े क्लोज थे। और क्लोजनेस एक ऐसी चीज़ थी हमारे दोनों के बीच में कि महाभारत से हमारी सफ़र शुरू होता है, और आज करीब 35 साल हो गए इस सफ़र को करते हुए, और आज भी हम उतने ही क्लोज हैं जितने कल थे। आज भी हम जब मिलते हैं तो वही पुरानी बातें, वही जैसे स्कूल के 2 स्टूडेंट मिलते हैं और जब बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले जाते हैं उसके बाद उनको अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, वैसे ही हम लोग भी जब मिलते हैं तो अपनी महाभारत की बातों की जिक्र करते हैं और उसकी चर्चाएं करते हैं, और बड़े खुश होते हैं उन बातों को याद करके, क्योंकि महाभारत हमारे जीवन में एक ऐसी कथा है, सीरियल है, हम ये कह सकते हैं, जिसने भारत के पर्दे पर, भारतवर्ष के पर्दे के ऊपर एक इतिहास लिखा है। ये मात्र एक एपिसोड नहीं था, ये एक कहानी नहीं थी, बल्कि इसने एक कहानी ने भारत के ऊपर, भारतवर्ष के अंदर एक इतिहास लिख दिया इसके। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि दे वर सो ओबीडियंट एंड दे सो मच दे लव मी। उसके लिए मैं इन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? महाभारत जो है बेसिकली इस देश की धरोहर है। जीवन के मूल्य, परंपराएं, मर्यादाएं सब एक ही विषय में आपको एक जगह मिलती हैं। जहां तक आपका प्रश्न है कि हम लोग कब मिले, हम लोग भारत में मिले, उसके बाद फिर महाभारत में मिले। तो
मेरे तो महाभारत के पहले के भी गुरु यही हैं और महाभारत के समय के भी गुरु यही हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये इंडस्ट्री में मेरे से थोड़े सीनियर हैं, तो इनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे रहा। और इंडस्ट्री के बारे में जो चीज़ें कोई लोग बताते नहीं हैं, किस तरह से आपको स्ट्रगल करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो सब सुरेंद्र जी से मुझे मिलता रहा है। और हमारा रिश्ता जो है ना, एक परिवार की तरह हो गया था। एक परिवार था कि हम लोग जो है ना, महाभारत परिवार, महाभारत के 10-11 आर्टिस्ट जो मेन आर्टिस्ट थे, हमेशा एक साथ ट्रैवल करते थे, शोज करते थे, खाना पीना, हंसी मजाक, और ये सब चलता था। हमारे यहाँ बस कमी थी तो लड़कियों की कमी थी। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही लड़की थी जिसका आपने जिक्र भी किया है, द्रौपदी, रूपा गांगुली। दिल की बहुत अच्छी रूपा है, और मुझे लगता है कि उसने हम लोगों का बहुत जी जान से साथ दिया, परफॉर्मेंस में भी दिया, और वैसे भी वो ऑफ द सेट, ऑन द सेट जो है ना, बहुत जीवंत लड़की जिसको कह सकते हैं। और उसने भी एक बड़ा अच्छा मुकाम हासिल किया, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं वो, और राज्यसभा से नॉमिनेट हुई थी। तो ये बड़ी खुशी होती है जब आज भी हम मिलते हैं। जैसे सुंदर जी ने कहा कि हम स्कूल के बच्चों की तरह हो जाते हैं जब आपस में बातें करते हैं। तो आप जीवन में किसी भी पद पे चले जाएं, पर आपका जो जीवन की शुरुआत होती है, हम हमेशा कहते हैं महाभारत से पहले हमने काम किया है, लेकिन जो लैंडमार्क है हमारे कैरियर का वो महाभारत है। हमारी जो पहचान बनी वो महाभारत से बनी। तो महाभारत की यादें जो हैं आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। किस तरह से हम सेट पे हंसी मजाक करते थे, और जैसे ही डायरेक्टर बोलता था स्टार्ट कैमरा एक्शन, सब अपने अपने रोल में फिट हो जाते थे, और जैसे ही शॉट खत्म होता था सब फिर वही हंसी मजाक। मतलब अनबिलीवेबल था कि इस तरह के सीरियस नोट के रोल करने वाले लोग कितना हंसी मजाक के माहौल में एक साथ रहते हैं। खाना पीना रोज साथ में, लंच साथ में होता था, डिनर साथ में होता था, शाम के स्नैक्स साथ में होते थे। और रवि चोपड़ा साहब जो हमारे निर्देशक थे, बहुत बड़े दिल के इंसान थे, और वो जो भी फरमाइश करो हमेशा वो पेश करते थे। तो मैं तो महाभारत का पूरा श्रेय जो है रवि चोपड़ा साहब को देता हूँ कि एक निर्देशक होता है जो एक कलाकार से उसका कैरेक्टर निकाल के रख लेता है। तो सुरेंद्र जी ने द्रोणाचार्य का रोल बखूबी निभाया। मुझे लगता है कि आज भी वो रोल जो है अपने आप में एक लैंडमार्क है कि उसके बाद महाभारत 5 बार बनी, लेकिन पांचों में ना द्रोणाचार्य वो हो सका, ना युधिष्ठिर वो हो सका, ना अर्जुन वो हो सका, ना कृष्ण वो हो सका। उसका कारण ये है कि महाभारत जो बनी वो आत्मा से बनी। और आजकल के जितने भी नए धारावाहिक आते हैं मैं देखता हूँ उसमें आत्मा मिसिंग है। तो हमारी यादें तो ऐसा है कि महाभारत का हर दिन जो है वो एक यादगार है। हमारा जो वॉर हुआ था वो जयपुर में हुआ था, उसकी बहुत सारी यादें हमारे दिलों में आज भी हैं। ऐसी ही कुछ यादें जो हैं, ऐसे ही कुछ अनसुने किस्से जो मैंने शुरुआत में बोला, वो आप लोगों से जानना चाहेंगे एक एक करके। ऐसे पल बताइए जो आज तक आप लोग भुला ही नहीं पाए हैं, ऐसे कुछ एक पल बताइए। इससे खूबसूरत पल और क्या हो सकता है कि हम महाभारत में एक परिवार की तरह से रहते थे, और जब हम लोग का शुरुआत हुई थी तो हम लोग बड़े खुश थे, बड़े जोश के साथ आते थे और बड़े जोश के साथ काम करते थे, और हम लोग की पूरी एनर्जी उसमें लगती थी जब हम लोग महाभारत की शूट करते थे। और जब महाभारत का अंत हुआ, जब वो खत्म हुआ एपिसोड, तो मेरे ख्याल से कोई भी कलाकार ऐसा नहीं था जिसके आंख में आंसू ना हो रहे हो। और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं, जबकि हमें ये भी मालूम था कि हम लोग कलाकार हैं। अब ये महाभारत बंद हो गया है तो अब कोई दूसरा नया शो शुरू होगा, फिर हम लोग मिलेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है कि कहीं ना कहीं हम लोग का टकराव होता ही रहता है। तो फिर कहीं ना कहीं हम मुलाकात होगी। लेकिन महाभारत, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि परिवार था, और हमें ऐसा लगा था कि हम अपने परिवार से बिछड़ रहे हैं, और ऐसा सभी लोग करीब करीब हुए थे। और महाभारत की तो बहुत सारी इंसिडेंट ऐसे हैं जो बड़े मेमोरेबल हैं। मुझे याद है वॉर के टाइम पर जब हम लोग पिक्चराइज कर रहे थे, जयपुर और अजमेर के बीच में एक महिला गांव था जहाँ पे शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे वॉर पिक्चराइज कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने गांव से करीब 500 घोड़े मंगवाए थे। पूरे एरिया से घोड़े आए थे, 2000 करीब पैदल आए थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त टेक्निकली इतनी एडवांस नहीं थी चीज़ें।
तो सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती थी। और हमने करीब 11, 12, 16 बसेस खड़ी की थी रवि चोपड़ा साहब ने, और उसके ऊपर कैमरे लगा के शूट कर रहे थे वॉर का पिक्चर है। और उसमें ऐसा होता था कि जब बड़े 500 घोड़े लगाने में सुबह 6 बजे से लगने शुरू होते थे और करीब 12 बज जाते थे दोपहर के, तब तक उनको एक साथ एक लाइन से खड़ा करने में टाइम लगता था। और उसमें से अगर एक घोड़ा भी भाग गया तो वो 500 घोड़े दौड़ पड़ते थे, और फिर धूल और मिट्टी जो होती थी वो अनबिलीवेबल। वही पिक्चराइज कर रहे थे एक बार, तो सबके घोड़े, सब लोग अपने अपने घोड़े पे बैठे हुए, अपने रथों पर बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सारे के सारे, पितामह, भीष्म, द्रोणाचार्य, सब थे। और करीब 16-17 रथ खड़े हुए थे सामने से, सब भागे। उसमें 4 हाथी भी थे, दौड़ रहे थे। उसके बाद जब शॉट शुरू हुआ और जब सब दौड़े एक साथ, तो इतनी धूल हो गई थी कि रवि जी अपने कैमरे में बैठ के भीम को ढूंढ रहे थे। भीम उनको दिख नहीं रहा था, बाकी सबके रथ आते हुए दिख रहे थे, लेकिन भीम का रथ नहीं मिल रहा था। वो बाद में जब धूल सबसाइड हुई 5 मिनट के बाद, तो देखा कि उनका रथ जो, हंसी आ रही मुझे बताते हुए, वो हाथी के पीछे घुस गया था और पूरा रथ नीचे गिरा हुआ था टूट के। भीम नीचे जमीन पे गिरा हुआ था। जब धूल सबसाइड हुई तो ना वो चिल्ला रहे थे, भीम कहाँ है, भीम कहाँ है, भीम का रथ कहाँ है, भीम। तो देखा वो टूटा हुआ पड़ा और भीम साहब वहां से लंगड़ाते हुए चले आ रहे थे। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं होती थी हम लोगों के बीच में, जो बड़ी मजेदार हो जाती थी कई बार। अभी आज बताते हुए मुझे हंसी आ रही है, लेकिन उस वक्त जो दृश्य था तो वो उनको चोट ना लगी हो, क्योंकि इतने लोगों के बीच, इतने घोड़ों के बीच में काम करना भी हम लोगों के लिए एक बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। और घोड़े कोई ऐसे थोड़ी ना होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, जो कि अनट्रेंड होते हैं। ऐसा इस तरह के हादसे होते रहते थे हम लोग के बीच। अक्सर ऐसा होता है कि जो उस टाइम का किस्सा होता है उस टाइम तो बड़ा सीरियस होता है, लेकिन अगर उसको जब बाद में याद करते हैं तो ऐसे ही हंसी आती है। जी, आप कोई ऐसा किस्सा शेयर करना बहुत चाहें? सारे किस्से हैं। विदुर जो थे ना हमारे, वीरेंद्र आजान साहब, वो बहुत ही सीरियस एक्टर थे, एनएसडी से ट्रेनिंग करके आए थे। तो वो और भीम जब आपस में बैठ जाते थे, एक तो सुपर इंटेलिजेंट, एक पहलवान आदमी, तो दोनों की जो बातें होती थी ना वो अद्भुत होती थी। एक दिन मैं बैठा था बाजू में, तो विदुर उसको बोल रहा था, प्रवीण जी आपको पता नहीं है, आई एम द ओनली ट्रेंड एक्टर इन महाभारत। तो प्रवीण ने जवाब दिया, यस यू आर द ओनली ट्रेंड एक्टर, बिकॉज तू ही ट्रेन से आता जाता है। और उसको बोला कि विदुर नहीं बोल पाते थे, वदुर गाल सुन, कुत्ते बिल्लियों को ट्रेन किया जाता है, आदमियों को ट्रेन नहीं किया जाता। तो एक्टर को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है कि जब दुर्योधन के 99 भाई मर चुके होते हैं और दुर्योधन बचा है, तो 5 पांडव जो है गांधारी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो मौसम बाहर खराब था, बारिश थी, तो रवि चोपड़ा साहब ने टेंट जो है स्टूडियो के अंदर लगाया था और उसके पीछे बैकग्राउंड में ऐसा जंगल दिखाया था। तो टेंट छोटा था और उसमें ट्रॉली भी लगी हुई थी और कैमरे पे हमारे धर्म चोपड़ा साहब थे। तो गांधारी वहाँ खड़ी थी, उन्होंने तो आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। तो पहले मैं जाता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा मैं था, तो मैं बैठ के घुटने के बल आशीर्वाद देता हूँ, माता श्री प्रणाम। तो कहती है आयुष्मान भव। उसके बाद भीम जी आते हैं। भीम जी 6 फुट 7 इंच थे, तो उनका मुकुट अटक जाता, और वो 8 फुट हो गए थे। तो वो बार बार आते थे, बैठते थे और वो कैमरे में कट हो जाते थे। तो उनको रवि जी बोलते, क्या हो गया अभी? वो कहते पता नहीं ये मुकुट अटक रहा है। कहता अच्छा चलो एक और करते हैं। 23 रिटेक हो गए। तो बार बार वो आते थे, प्रणाम माता श्री, वो कहती थी आयुष्मान भव। तो जब 24वीं बार आए, मैं गया तो मैं बैठा, तो मैंने आशीर्वाद दिया, मैं साइड में हो गया। तो फिर भीम जी आए, भीम जी फिर कट हो गया। तो जो हमारे भीम जी हैं वो रवि चोपड़ा को बोलते हैं, रवि जी एक बात बताओ, ये आशीर्वाद बांट रही है, गुल्लुकंद बांट रही है? जब भी आता हूँ आयुष्मान भव है कि ये है?
गुल्लूकंद बांट रही है लगता। तो ऐसे जो ऑन स्पॉट हमारे होते थे ना, वो बड़े कमाल के होते थे। और हमारे एक बार क्या हुआ, सेंटर में मैं बैठता था जब राज्यसभा सजती थी, इधर भीम जी बैठते थे 2 नंबर पे, तीसरे नंबर पे अर्जुन बैठता था। तो भीम जी जब डायलॉग याद करते थे तो आंखें बंद करके याद करते थे, थोड़ा हिलते थे और आंखें बंद करते थे ऐसे। तो एक उसमें कुछ नाम था कि राजा विनाश ऐसा कुछ था, नाश था उसके पीछे। तो अर्जुन ने मेरी तरफ देखा, भीम जी ऐसे ऐसे याद कर रहे थे आंखें बंद करके। तो अर्जुन ने मेरे को देखा तो उसने इशारा किया, ये क्या कर रहा है? तो मैं उसके पास जाके बैठा, तो वो बोल रहा था विनाश विनाश, राजा विनाश याद कर रहा था। तो मैंने साथ में बोलना सीखा, राजा सत्यानाश, राजा सत्यानाश, राजा सत्यानाश। तो उसको सत्यानाश याद हो गया। थोड़ी देर बाद उसने बोला रवि चोपड़ा साहब को कि मैं रेडी हूँ, चलो शुरू कर। तो वो बोलता है कि स्टार्ट कैमरा एक्शन। तो बोलता है राजा सत्यानाश ने कहा था। कहता है माँ ये वह सत्यानाश कितों आ गया? मतलब उसको वो याद हो जाता था, ऐसा होता था। परवीन इतना अपने आप में वो रहते थे। he was the guy who had the best sense of humor in total महाभारत। ऑन द स्पॉट जोक्स बनाता था, ऑन द स्पॉट उसको डिलीवर करता था। और कमाल की सेंस ऑफ, जो रॉ सेंस ऑफ ह्यूमर पंजाब की है ना, वो परवीन जी में थी। अच्छा, आप लोगों ने इतने मजेदार किस्से सुनाए। 80 के दशक का वो काम था जब आप लोग ऐसे हंसते खेलते काम करते थे। तब का जो काम करने का तरीका था और आज का जो काम करने का तरीका है, तो उसके बारे में आप दोनों की क्या राय है? पहले जो महाभारत में हम लोगों ने काम किया था, उसमें हम लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, बस यो कहिए पूरे एक दिल से काम करते थे। और आज भी हमने वही स्कूल से पढ़ा है, वही रवि चोपड़ा जी के स्कूल से हम लोग निकले हुए स्टूडेंट्स हैं। और हमारे अंदर वही भावना रही है हमेशा कि जब भी काम करना है अपना पूरा डिवोशन और डेडिकेशन के साथ काम करे जाए। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि जो लड़के लड़कियां आते हैं वो लोग बहुत ही मॉडर्न और मोबाइल के ज़माने के वो लोग हैं, और उनको लगता है कि डायलॉग याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो डायलॉग तो हम सेट के ऊपर भी बोल देंगे, प्रॉम्प्टिंग कर देगा तो भी बोल देंगे, इस तरह की उनकी भावना रहती है। लेकिन जो कल्चर आ रहा है धीरे धीरे, जो हम लोग जो महाभारत, चाणक्य और रामायण जैसे धारावाहिक हमारे देश में चले हैं, और जिनसे हमारी अपनी कल्चर, अपने साहित्य और अपने उसके बारे में, हमें संस्कृति के बारे में पता लगता है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है चेंज आ गया है, और उसकी वजह से वेस्टर्न कल्चर हमारे टेलीविज़न में अब ज़्यादा दिखता है, जिसमें कि एक गलत मैसेज जाता है हमारे समाज के अंदर। और छोटे बच्चों को अगर आप जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही वो लोग ग्रो करते हैं। हमारे माँ बाप ने हम लोगों को बहुत एक अच्छी कल्चर, एक अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो टेलीविज़न को देख के बहुत ज़्यादा सीखने लगे हैं। जैसे हम फादर के सामने कभी हाथ उठा के बात नहीं कर सकते थे, हम मदर के सामने कभी आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकते, हमेशा आंखें झुका के बात करते थे, एक नम्रता और एक अपने कल्चर के हिसाब से बात करते थे। लेकिन आज की जनरेशन जो है बाप से बिल्कुल तू तड़ाके के बात करती है। तो ये वेस्टर्न कल्चर जो है बहुत ज़्यादा हमको घेर रहा है आज की तारीख में। और हमारा जो समाज है वो महाभारत और रामायण के ऊपर बेस है, ये सब है। तो ये एक बदलाव है जो मुझे दिखता है अभी। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो है, जो आप लोगों की ये जो महाभारत कालजयी रचना है, इसको हम कह सकते हैं, ये थी, तो क्या लगता है कि आज भी आप लोग उस रोल से बाहर निकल पाए हैं, या कभी कभी जैसे आप अभी किस्से बता रहे थे तो तब का सोच के हंस रहे थे, तो क्या लगता है कि ये रोल जो आप लोगों ने निभाए कभी बाहर निकल पाएंगे इससे? आप देखिए, अच्छा कलाकार वही होता है जो स्विच ऑन स्विच ऑफ का सिस्टम अडॉप्ट करता है, कि आपने रोल किया, आपका पैकअप हुआ, आप उस रोल से बाहर आ गए, क्योंकि आपको दूसरे रोल भी ज़िंदगी में करने हैं, एक रोल के सहारे आप ज़िंदगी नहीं काट सकते। और जहाँ तक आपने 80 के दशक और आज के दशक की बात की है, पहले प्रोफेशनलिज्म बहुत था, लोग जो है डायरेक्टर की सुनते थे, एक्टर डायरेक्टर की सुनता था, अपना एक कैरेक्टर के पैरामीटर्स बनाता था, उस बाउंड्री के अंदर रह के वो परफॉर्म करता था, और डायरेक्टर जब तक ओके ना कह दे। आज क्या हो रहा है कि आज थोड़ा फास्ट लाइफ हो गई है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई ये चाहता है कि मैं 4 सीरियल कर दूं, 6 सीरियल कर दूं। जब महाभारत हम लोग करते थे तो एक ही धारावाहिक हमारे पास था,
और जिसका काम नहीं है वो भी शूटिंग पे आके बैठ के देखता था कि दूसरे लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी परफॉर्मेंस को उनसे मैच कर सके। ये जो दौर का बदलाव आया है ना, मुझे लगता है कला जगत के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छे सिग्नल नहीं दे रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं डिटेरिएशन होगा कल्चर का, और जब कला जगत डिटेरिएट होगा तो डेफिनेटली हमारे कल्चर पे, उसका संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है उस पर असर पड़ेगा। तो मैंने कल भी जो वहाँ पे बात कही थी, मैं योगी जी से यही निवेदन कर रहा हूँ, आपके माध्यम से एक बार फिर योगी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश से शुरुआत कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, कहते हैं जिसके बारे में कि राम अवध में, काशी में, शिव कान्हा वृंदावन में, तो जहाँ ऐसे देवताओं ने जन्म लिया है, तो आप एक शुरुआत और कीजिए, रामायण और महाभारत को स्कूलों के पाठ्यक्रम में लगाइए, ताकि बच्चे इससे सीख ले सकें। हम अगली पीढ़ी को क्या धरोहर देकर जाने वाले हैं। रामायण और महाभारत अगर इस देश में बना है तो उसका उपयोग होना चाहिए, ऐसा ना कि टीवी पे दिखाया और चला गया, नहीं, उसको आप, बल्कि मैं ऐसे स्कूलों में गया हूँ जहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है उनके पास, और वो आपको एक एपिसोड दिखाते हैं हर दिन, और उस पर एग्जाम्स होते हैं। तो हमारी अगली पीढ़ी को महाभारत और रामायण और कल्चर और ये सब सिखाने का ये सबसे बढ़िया माध्यम है कि रामायण और महाभारत जो है पाठ्यक्रमों में लगाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि आपने सीधे ये अनसुने किस्से और बहुत सारी बातें युधिष्ठिर जी से और गुरु द्रोणाचार्य जी से सुनी, हमें तो बहुत मजा आई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी उतनी ही मजा आई होगी।